પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અશોક લેલેન્ડના एमडी અને सीईओ शेनु अग्रवाल। शेनु सर, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, चौथी तिमाही में जो मार्जिन्स को एक सपोर्ट मिला है वो कहाँ से मिला और क्या आगे चलकर आपको लग रहा है 15 to 16% मार्जिन बरकरार रहेंगे? देखिए, Q4 के EBITDA मार्जिन से हम काफी खुश हैं। हमने 2 साल पहले कहा था कि हमारा मार्जिन का लक्ष्य मिड टीन तक जाने का है और Q4 में 15% मार्जिन हम दिखा पाए हैं। हालांकि हमारी जर्नी अभी बाकी है, बिकॉज फुल ईयर लेवल पर अभी भी हम 12.7 12.7 पर हैं, तो हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन देखिए, कुछ नया फैक्टर नहीं है जो हमारी स्ट्रैटेजी थी जो 2 साल पहले हमने बताई थी सबको, वो 3 लीवर पर ही काम कर रहे हैं हम और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स में शो कर रहा है। पहला लीवर हमारा है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और वैल्यू डालनी है ताकि हम कस्टमर से उसकी रियलाइजेशन बेहतर कर सके, राइट। बहुत काम हो रहा है अशोक लेलैंड में, जिसमें हम हर प्रोडक्ट में, हर सेगमेंट में, हर वेरिएंट में देख रहे हैं कि उसमें हम ऐसी क्या चीजें कस्टमर को और दे सकते हैं जिससे कस्टमर को एक वैल्यू दिखाई दे और उसके एवज में कस्टमर से हम थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर सके। दूसरा, आप जानते हो कि अशोक लेलैंड इस इंडस्ट्री में कॉस्ट लीडर है। हमारा कॉस्ट बेस काफी अच्छी तरह से मैनेज्ड है और इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे कॉस्ट में कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमें लगता है काफी हेडरूम है। हमने पहले भी आपको कहा था कि पिछले 3 साल में हमने फैंटास्टिक सेविंग्स की हैं, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो या दूसरी कॉस्ट हो, लेकिन ये जर्नी हम आगे जारी रखेंगे। इस साल भी हमने कुछ काफी एग्रेसिव टारगेट्स अपने टीम में ले रखे हैं कॉस्ट सेविंग्स को लेकर। ये कॉस्ट लीडरशिप की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम लूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस पे और काम करते रहना है। तीसरा जो लीवर है वो हमारा है सर्विस का। ये ऐसी इंडस्ट्री है, ट्रक की इंडस्ट्री, बस की इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रक या बस बेचने के बाद आप कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस देते हो, कैसा सर्विस में टर्न अराउंड करते हो, कितना एफिशिएंटली उसका सर्विस की नीड्स को पूरा करते हो। जी, तो शेनु सर, आगे जानना चाहेंगे FY26 के लिए मार्जिन्स गाइडेंस और सेल्स ग्रोथ टारगेट कैसे लेकर चल रहे हैं और डिमांड को लेकर कैसा आउटलुक है? देखिए, मार्जिन पर जैसे मैंने कहा, हमारा मिड टीन EBITDA टारगेट है। हालांकि हमने Q4 में वो अचीव किया पिछले क्वार्टर में, लेकिन वो हमारा टारगेट सालाना बेसिस पर है। अभी हम 12.7 पे हैं, अभी और रास्ता तय करना है। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, हम बिल्कुल डिस्काउंटिंग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर हमको थोड़ा बहुत लॉस भी कभी-कभी लेना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि हम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम में नहीं अपना डील करेंगे, अपना व्हीकल बेचेंगे, तो वो काफी अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने कंपनी में क्रिएट किया है। दूसरा, अगर हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वो हमको अपनी स्ट्रेंथ्स के बेस पे बढ़ाना है, जो कि हमारे प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सर्विस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये भरोसा मैं आपको दे सकता हूं कि चाहे वो चाहे वो प्राइस रियलाइजेशन हो, चाहे वो कॉस्ट के तरफ से हो, हम मार्जिन का जर्नी हमेशा अपना जारी रखेंगे। जी, तो सर यूके में जो आपकी ईवी यूनिट स्विच है जिसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद भारत पर एक फोकस होगा, तो इस पर कैसा काम चल रहा है और ईवी सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद है? देखिए, स्विच के अंदर हमने 2 मेजर बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। पहला ये कि जो यूके वाला हमारा बिजनेस था स्विच का, वहां पर हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे और कैश जनरेट नहीं कर पा रहे थे। हमारा हर महीने लगभग 2 से 3 मिलियन पाउंड्स का लॉस हो रहा था वहां पर। इसको ठीक करने के लिए हमने काफी कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली हमको ये समझ आया कि यूके में प्रोडक्ट बनाना उतना एफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया 2 महीना पहले कि हम इस यूके में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है उसको हम यूके में हटा के उसको एक ज्यादा मोर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग बेस या लोकेशन की तरफ लेके जाएंगे। ये पहला डिसीजन था।
अब जो यूके है वो मार्केट हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लेकिन हम अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर जो कि अनवायबल हो रहा था यूके में, उसको पूरी तरह से ठीक कर रहे हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड ये जो 2 से 3 मिलियन पाउंड्स का लॉस था हर महीने का, हमें लगता है ये लॉस बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएगा या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला वो है। दूसरा ये है कि स्विच इंडिया यूके से डायरेक्टली अपोज़िट है। स्विच इंडिया में प्रॉस्पेक्ट जो है ग्रोथ के, वो बहुत अधिक है। आप रोज सुनते हैं गवर्नमेंट का पॉलिसीज इलेक्ट्रिक बसेस के लिए और इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए, एलसीवीज के लिए। तो इंडिया तेजी से अडॉप्ट कर रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स को, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में। स्विच इंडिया बिल्कुल रेडी है इस बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए, बिकॉज हमने पिछले कई सालों से प्रोडक्ट में और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। हमारा ये चैलेंज ये था कि स्विच इंडिया को हम एबिटा पॉजिटिव कैसे बनाएं। आई थिंक पिछले साल हमने कहा था कि FY25 के खत्म होते होते हम कोशिश करेंगे कि स्विच इंडिया का वॉल्यूम रैंप अप करें, उसका कॉस्ट रैशनलाइज करें और उसको एबिटा पॉजिटिव तक लेके आए। अभी FY25 में स्विच इंडिया एबिटा पॉजिटिव हो गया है। मेरे को बताते हुए काफी खुशी है कि Q4 में एक्चुअली स्विच इंडिया डबल डिजिट एबिटा पर आ गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि स्विच इंडिया को पैट पॉजिटिव बनाए, जो कि हम चाहते हैं FY26 के एंड तक हम वो टारगेट अचीव करें। जी, तो शनिल से लास्टली जानना चाहेंगे डिफेंस बिजनेस का कितना अहम हिस्सा है यहाँ से, और क्या इसमें 2 से 3 गुना ग्रोथ की उम्मीद है? नहीं, डिफेंस एक बहुत ही हाई ग्रोथ एरिया है हमारे लिए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम इसको दुगना तिगना करेंगे आने वाले समय में। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर है, वो तो एक टेम्परेरी फेज था और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रैंप अप पॉसिबल है वो करें, ताकि हम सपोर्ट कर सकें हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स को। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी ऑर्डर पाइपलाइन है अगले 2-3 साल में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ ऑर्डर्स ऑलरेडी हमारे हाथ में हैं, कुछ ऑर्डर्स की विजिबिलिटी है हमको, कुछ टेंडर्स आने वाले हैं। लेकिन जैसा हमने आपको कहा था पहले कि इस बिज़नेस को हम डबल करेंगे अगले 2 से 3 साल में, और उसके बियॉन्ड हम लोग और भी देख रहे हैं कि इसको और ऊपर कैसे, इस बिज़नेस की ग्रोथ को और ऊपर कैसे लेके जाएँ। जी, शनिल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।